आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नरेश गुप्ता। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, एक अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छे स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी होता है और कहते भी हैं जान है तो जहान है। और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश में नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन की शुरुआत की घोषणा की है। नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का सही तरीके से उपयोग होगा। इसमें प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी हर भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा लेनी थी, उसकी क्या डायग्नोसिस थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस हेल्थ आईडी में होगी। आज जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन एक बड़ी राहत लेकर आया है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पूर्व निदेशक और लोकनायक जयप्रकाश नारायण LNJP अस्पताल नई दिल्ली के सीनियर कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नरेश गुप्ता। डॉक्टर नरेश, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रणाम सिद्धार्थ जी, और श्रोताओं को भी प्रणाम और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। आपको भी। और श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर नरेश बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश में नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन की शुरुआत की घोषणा की है और माना जा रहा है कि नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन से भारत के हेल्थ सेक्टर में एक नई क्रांति आएगी। आपसे समझना चाहेंगे कि कोरोना के इस काल में जब लोगों को एक अच्छे स्वास्थ्य का मतलब समझ में आया है, किस तरह नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन लोगों के लिए मददगार होगा। एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में आपकी क्या राय है? देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज शुरुआत करी है जिसकी, और कोविड से सब प्रकोपित थे पिछले 4 महीनों से जी। बट वो कहते हैं ना, क्रिएटिविटी इन एडवर्सिटी, उन्होंने कभी छोड़ा नहीं इसका साथ। आपको ध्यान होगा जी, पहले आयुष्मान भारत लेके आए थे। आयुष्मान भारत बहुत सक्सेसफुल और वे इनोवेटिव स्कीम थी हमारे देश में, जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च करी थी। ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, ये उसी की कड़ी में जुड़ी हुई चीज है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कोविड, ये पिछले साल से सोच रहे हैं बहुत इसके ऊपर। जैसे आपने कहा, टेक्नोलॉजी का जो इसमें प्रभाव है वो इतना ज्यादा है कि जो हमारे देश में गरीब व्यक्ति है, मिडिल क्लास है, कोई भी क्लास है, उसको इसका बहुत फायदा हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे अक्सर मरीज आते हैं, उनके रिकॉर्ड नहीं होते हैं। कहते हैं सर वो सफेदी कराई थी दिवाली पे, पता नहीं कहाँ चले गए, सर वो बारिश आई थी, उससे पता नहीं कहाँ बह गए या इंक हट गई। ये सब बड़ी मुश्किल चीजें होती हैं, किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एक रेवोल्यूशनरी मेरे हिसाब से तरीका है, जिसमें कि सबके जो है हेल्थ रिकॉर्ड रखे जाएंगे डिजिटल फॉर्म में। देश के किसी कोने में वो आपको मिल जाएंगे। मिलेंगे कैसे? क्योंकि आपके पास यूनिक आईडी है। जैसे एक आधार की आईडी होती है, ऐसी आपको एक हेल्थ की आईडी होगी, और हेल्थ की आईडी होगी तो आपकी जितनी स्टोरेज होगी डेटा की, किस डॉक्टर को दिखाया, क्या जांच कराई, क्या रिजल्ट था, क्या इलाज था, वो सारा का सारा उसमें आ जाएगा। और इसमें एक चीज और उभर के आएगी, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हेल्थ फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करेंगी ये केयर स्वास्थ्य की, उनकी एक रजिस्ट्री भी बनाई जाएगी।
तो ऐसी हालत में ये जो एक डेटा इकट्ठा हो जाएगा जी। मरीज के अपने पास होगा जी। वही उसका संचालन करेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी जाके देख लेगा, जब वो परमिशन देगा जी। अपने आप ही देखेगा। डॉक्टर नरेश, आपने ये इकट्ठा होता रहेगा। जी, आपने डेटा की बात करी और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि बतौर एक चिकित्सक जब आपके पास किसी पेशेंट का जो क्लिनिकल हिस्ट्री है वो जब आपके पास आती है तो उस केस को डायग्नोज करने में, उसको सही तरह का उसका विश्लेषण करने में कितनी मदद मिलती है? बहुत ज्यादा मदद मिलती है। अक्सर हम लोगों को क्या मुश्किल आती है जी। कि जो हमारी मेमोरी होती है वो इतनी लंबी नहीं होती है। आप उनसे पूछिए, अच्छा आपको ये जो पहले तकलीफ हुई थी एक बार पेट की जी। जो आप बता रहे हैं वो कब हुई थी? कई मरतबा तो वो साल भी भूल जाते हैं कब हुई थी। जी। डायबिटीज आपको कब से शुरू हुई थी भूल जाते हैं। जी। अब 18-20 साल गुजर गए, कैसे याद रहेगा? जी। रिसेंट चीजें हैं, 3 महीने बोलते हैं जबकि 2 महीने या 6 महीने से तकलीफ होती है। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज होती है मेडिकली कि किस सीक्वेंस में कब कब कौन सी तकलीफ आई जी। और उसको याद रखना। आज की तारीख में दुनिया में इतनी हजारों चीजें हैं इंसान को करने के लिए, जीवन जीने के लिए, कि वो इसको भूलता जाता है। तो ये जो डिजिटल डेटा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप उससे पूछेंगे कि उस समय क्या जांच हुई थी तो वो बता ही नहीं सकेगा। इलाज की आप बात पूछेंगे, बोलेगा हाँ कुछ गोली इंजेक्शन मालूम नहीं ये थे। तो ये सब डेटा जब मिल जाता है तो वो जो पुरानी चीज है उसका इम्पैक्ट नई पे भी पड़ता है और जो नई है वो आगे के लिए होती है। जी। और डॉक्टर नरेश, कई बार डायग्नोसिस में बहुत जरूरी है। और कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जो मेडिकल जार्गन्स होते हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जब कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है, अगर उसके पास कोई पुराना डेटा नहीं होता, प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता, कोई पुरानी जानकारी नहीं होती, उस केस में डॉक्टर को एज अ लेमैन उस भाषा को समझने में काफी दिक्कत भी आती है। ये आप कह रहे हैं, हालांकि हम लोगों की ट्रेनिंग होती है कि हम मरीज से उसी की भाषा में वार्तालाप करें जी, वही कोशिश करें। लेकिन ना मरीज की भी देखिए दुविधा है ना, वो क्या करे, वो एज ए सेड जार्गन तो वो समझ नहीं पाता है जी, उसको याद नहीं रख पाता है, और याद रख पाता है तो कई बार क्या होता है मिस इंटरप्रेट हो जाती है। मतलब जी सुनता कुछ है लेकिन उसका क्योंकि मन में शिफ्ट हो जाता है पैराडाइम का, मेरे को ये समझ आया है, ये नहीं है कि जो हमको समझ आता है उस वर्ड से जी वही उसको समझ आएगा। जैसे कोविड का हमारा मतलब अलग होता है, उनका अलग होता है जी। तो इतने समय के बाद जब हमारा सब 4 महीने चला तो इंसान को पता चला कि ये कोरोना वायरस या क्या है, उससे पहले भी आता था जी। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब तक हम दोनों एक लेवल पे अगर नहीं आ सकते हैं तो एक ऐसा जरिया निकालें जिससे कि वो जो डेटा है जी वो हमको सच्ची और ट्रू फॉर्म में मिले। एक चीज और है जी, ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है ये यहीं पे समाप्त नहीं हो जाएगा। इसके साथ देखिए फिर आप टेलीमेडिसिन जोड़ दीजिए, फर्ज करिए तो टेलीमेडिसिन में मरीज को समय नहीं व्यतीत करना कि मैं सोचूं कि क्या करा था क्या नहीं करा था। जहां पे टेलीमेडिसिन की आप कंसल्टेशन देंगे जी उसका डेटा सामने होगा, समय की जरूरत ही नहीं है, इमरजेंसी है या कुछ भी है, सामने देखा और तुरंत बता दिया। देखिए समय बहुत कीमती होता है मेडिकल सिस्टम में जी। ऐसी ई फार्मेसी है वो इससे जुड़ जाएगी। तो ये पूरा जो है ना एक सुचारू रूप से पूरा एक कंप्लीट जो है कॉम्प्रिहेंसिव जी हेल्थ केयर का डेटाबेस मरीज के अपने साथ होगा, अपने पास लेके चलेगा, 24 घंटे होगा, जहां जाएगा दुनिया में वहां पे होगा। और अगर वो कंसल्ट कर रहा है डिजिटल डॉक्टर को, डिजी डॉक्टर को या जिसको भी, उसको सिर्फ ये बताना है कि देखिए मेरी ये फाइल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, कितना आसान हो जाएगा। जी डॉक्टर नरेश, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपसे ये समझने में बहुत मदद मिली कि किस तरह से नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन न सिर्फ एक मरीज के लिए बहुत आवश्यक चीज है बल्कि फ्रॉम ए मेडिकल प्रैक्टिशनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी केस की, किसी भी क्लिनिकल स्टडी के लिए, उसके इलाज के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ये भी जैसा कि आपने कहा कि कोरोना के इस काल में जब आपके पास या आगे भी जब आपके पास टेलीमेडिसिन जैसी चीजें सामने निकल के आ रही हैं, ई कंसल्टेशन हम कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जो नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन है ये लोगों के बहुत काम की चीज होने वाली है।
और आज हम एक बात आपसे और करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन के ऊपर भी बात की और उन्होंने बताया कि भारत में 3 वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में हैं। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी तब बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन होगा और तेजी से प्रोडक्शन के साथ उन्होंने कहा कि हर भारतीय तक ये कम से कम समय में ये वैक्सीन कैसे पहुंचेगी उसका खाका और रूपरेखा भी ऑलरेडी तैयार किया जा चुका है। डॉक्टर नरेश, ये 3 वैक्सीन कौन सी हैं और किन फेजेस में हैं? जी देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री है ना जी, वो बड़े इनोवेटिव तो हैं जी, उसके साथ में सपोर्टिव बहुत है, सबको बहुत एनकरेज करते हैं। जी, आप देखिए जो साइंटिस्ट है उनको उन्होंने ऋषि मुनि के साथ जोड़ दिया जी, जी, कि कुछ भी करवा लीजिए आप। जी। और ये हमारा देश में साइंटिस्ट पहले भी रहे और देखिए आप कि अगर उस वाक्य को अगर आप याद करिए कि इसरो में कैसे प्रधानमंत्री खुद वहां पे पहुंच चुके थे और इस तरीके से उन्होंने मतलब जो वैज्ञानिक वहां मौजूद थे उन्होंने उनका उत्साहवर्धन किया। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड करते हैं हमारा ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है आज के उसमें खासतौर से प्रधानमंत्री, उससे बहुत जो है ना एनकरेजमेंट मिलती है काम करने वालों को और उसी के कारण भारत जो है अग्रिम पंक्ति में आ गया है जब कोविड की वैक्सीन की हम बात करते हैं। देखिए हमारी संस्थाएं हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिनका दोनों का नाम सुना लोगों ने वायरस के और कोविड के संदर्भ में, दोनों ने सहायता करी भारत बायोटेक की एक वैक्सीन बनाए, कोवैक्सीन के नाम से आएगी वो जी। उसकी रिसर्च शुरू हो गई, उसकी ट्रायल शुरू हो गई। तो एक भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन जी, वो उसकी ट्रायल चल रही है फेज 1 फेज 2 की। फेज 2 की अभी शुरू हो जाएगी। 3 फेज की ट्रायल होती है, उसके बाद जो मार्केटिंग में आ जाती है। दूसरी एक हमारी कंपनी है, पुरानी कंपनी है ये जाइडस जी, उसकी जाइकोव डी के नाम से आती है जी, वो भी उसी स्टेज में। दोनों की रिसर्च शुरू हो गई है और आई एम श्योर हमारे जो श्रोतागण है उन्होंने पढ़ा होगा कि एम्स में भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ हमारे अस्पताल में भी हो रही है, लोकनायक अस्पताल में, तो इसकी पूरी ट्रायल हो रही है। और तीसरा एक पुरानी संस्था है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि वैक्सीन में काफी अग्रसर रही है जी, उनको भी परमिशन मिली हुई है जी। फेज 2 और फेज 3, जैसी फेज 3 की ट्रायल पूरी होंगी वो सब पब्लिक के लिए आ जाएंगी। एक अच्छी चीज जो उभर के आई है जी, जहां तक इनकी फेज 1 फेज 2 की स्टडी अभी तक हुई है, जो अभी तक रिजल्ट आए हैं इंटरिम रिजल्ट, उसमें आया है कि ये सब सेफ है जी। अब पहले सबसे जरूरी होती है कि जो भी हम वैक्सीन दें, क्योंकि वैक्सीन हम स्वस्थ लोगों को देंगे जी, उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कोई चीज नहीं आई है जिसकी वजह से कहें कि इसको हमें रोकना पड़ेगा। ये पार कर गई है वो सेफ्टी की जो बेंचमार्क है जी। अब एफिकेसी और उसमें लार्ज स्केल एफिकेसी देख के प्रोडक्शन हो जाएगी। और एक चीज और है, जब 3 हमारे यहाँ बन रही है, देखिए 125 के करीब 150 के करीब वैक्सीन के पंक्ति में लगे हुए हैं, सब लोग नहीं बना पाएंगे और सब लोग इस स्टेज तक पहुंचे भी नहीं है। लेकिन एक चीज और है, जैसे ही वैक्सीन बनने की प्रक्रिया शुरू होती है और लोग देखते हैं कि हाँ यहाँ नजर आ रही है, सिल्वर लाइनिंग है कि यहाँ से उभर के आएगी, सूरज यहीं से निकलेगा, वहां पे लाइन लग जाती है कि आप हमें वैक्सीन दीजिए। अमेरिका ने वैक्सीन बुक करनी शुरू कर दी है, इंग्लैंड ने वैक्सीन बुक करनी शुरू कर दी है। तो भी हमारे प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा हम ये इस चीज का एक वो खांचा बना चुके हैं, पहले से बना लिया, ये वैक्सीन पहले से बना चुके हैं कि ये वैक्सीन हमारे सारे सिटीजन्स को कैसे उपलब्ध कराई जाएगी। ये प्रिपेयरनेस और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है, ये सारी चीजों को लेके कि अगर वैज्ञानिक जहां एक और अपना काम कर रहे हैं, वहीं हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है, तो वो कमेटी अपना काम कर रही है, वो सबके साथ चल रही है कि अगर हम ये सक्सेसफुल हो जाता है तो एडवांस में प्लान लेके चल रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी और बहुत खुशखबरी हमारे देश के लिए कि हमारे देश में 3 वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है और बहुत जल्दी हमें इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और डॉक्टर नरेश, आपके साथ बहुत सारे श्रोता हैं हमारे जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और आपसे सवाल पूछना चाहते हैं जी। यहाँ पे ऐसे हम ये भी बताना चाहेंगे, कोविड में हमारी सक्सेस स्टोरीज कम नहीं हुई है, चाहे वो मास्क की थी, N95 मास्क की थी, PPE किट्स की थी, डायग्नोस्टिक किट्स की थी, वेंटिलेटर्स की थी,
कहीं कमी नहीं आई है और कोई कारण नहीं है कि वैक्सीन में हम लोग आगे नहीं निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है डॉक्टर नरेश कि जो मुश्किल वक्त होता है ना, मुश्किल वक्त के समय हम किस तरह से चीजों को नियंत्रित करते हैं, किस तरह से जिंदगी जीते हैं और किस तरह से, जैसे कि हमारे देश में पहले पीपीई किट की बात हम करें या N95 मास्क की बात करें कि जहां हम इंपोर्ट करते थे, आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। आज हम इन चीजों को खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको खुद से बना रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत, हमारी आपकी चर्चा जारी रहेगी। इस बीच हमारे एक श्रोता हैं पप्पू राम जी, सिरसा हरियाणा से हमें कॉल कर रहे हैं। पप्पू राम जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था, जैसे ये मास्क होता है डॉक्टर साहब है जी मास्क, इसको कितने घंटे लगाए रखना चाहिए सर जी? दम सा घुटने लग जाता है ज्यादा मास्क रखते हैं सर जी। डॉक्टर नरेश, एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि मास्क जब हम कुछ देर तक लगा लेते हैं या ज्यादा समय हो जाता है तो सांस लेने में परेशानी होने लगती है। तो इस समस्या से कैसे निजात पाएं? और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मास्क लगाते ही या मास्क लगाए तो रहते हैं चालान के डर से, लेकिन वो उसे नीचे कर देते हैं मुंह से और नाक से। जी देखिए सिद्धार्थ जी, ऐसे है कि मास्क, पहले तो आप ये मान के चलिए जी कि आप वो अकेले में हैं, जी घर में हैं, तो मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए जब तक कि आपके कोई केस नहीं है जी। जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात आती है वहीं मास्क लगाने की बहुत जरूरी बात हो जाती है। जैसे आप बाहर गए, पब्लिक में गए, गैदरिंग में गए, खरीदने गए, वहाँ जरूरत पड़ती है जी। और इसीलिए आप देखेंगे एक जो गाइडेंस है वो ये है कि आप सब जितना कम से कम हो उतना बाहर निकलिए जी। अगर आप निकलेंगे नहीं मास्क की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, नंबर 1 जी। नंबर 2, मास्क लगाने में कई तरह के मास्क आते हैं। कुछ बड़े टाइट मास्क आते हैं जो कि एडवांस्ड स्टेज के लिए होते हैं, जिनको N95 या N99 मास्क कहते हैं। मतलब 95% या 99% पार्टिकल्स को बाहर निकाल देते हैं। वो मास्क को झेलना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ऐसे लगता है कि घुटन हो रही है जी। तो उसकी पब्लिक को लगाने की जरूरत नहीं है। मार्केट में जैसे हमने कहा अब हमारे इतने सारे बनने की आ गए हैं और एक तरह से टेंडेंसी होती है कि अच्छा भाई ये महंगा है तो और अच्छा होगा, सर ये सबसे अच्छा है, हाँ तो हमको N95 दे दीजिए। N95 जो है अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग भी जो होते हैं उनको भी दिक्कत होती है, बहुत समय तक नहीं लगा सकते क्योंकि घुटन हो जाती है, टाइट होता है जी। तो उसकी बजाय जो घर में बने हुए मास्क हैं वो लगाएं आप, ट्रिपल लेयर ले लें या हल्का सर्जिकल मास्क ले लें और उसको तभी यूज करें जो कि मिनिमम आपकी जो है मूवमेंट है उसमें जी। तीसरी चीज पूरा सिद्धार्थ जी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी को ऐसे ज्यादा घुटन महसूस होती है तो एक बार अपने चिकित्सक से बात भी कर ले जी। हो सकता है किसी को अंदर फेफड़े की या दिल की तकलीफ हो जी। जिसकी वजह से वो ज्यादा महसूस करते हो। तो तीनों चीज का अगर वो ध्यान रखेंगे तो उनको इतनी परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल। और डॉक्टर नरेश, यहाँ पे मैं प्रधानमंत्री जी के संबोधन को भी आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब लोगों ने, उन्होंने अपने संबोधन में मन की बात में ये कहा था कि जब भी आपको मास्क लगाने से बहुत परेशानी हो तो आप उन कोविड वॉरियर्स के बारे में सोचिएगा, उन पुलिस वालों के बारे में सोचिएगा, चिकित्सा कर्मियों के बारे में सोचिएगा कि उन्हें कितनी देर तक मास्क लगाना पड़ता है ताकि वो सुरक्षित रह सकें और उनकी वजह से दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। और इसी के साथ डॉक्टर नरेश, हम अब रुख करेंगे हरियाणा में फरीदाबाद का, जहां से हमारे साथ धर्मेंद्र जी जुड़ चुके हैं। हेलो जी धर्मेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है जी कि अगर किसी फ्रूट पे कोरोना का वायरस लगा हुआ है, किसी फ्रूट पे जी, कितनी देर रहता है और उसको कैसे हम साफ कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, अगर किसी भी, हम इसको फ्रूट कहें या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोरोना वायरस है तो उसे हम कैसे साफ कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? देखिए अभी जैसे जैसे साइंस के अंदर नॉलेज बढ़ती जाती है ये जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है पब्लिक के लिए। जब शुरू में हम कोरोना में आए थे तब ये लगता था कि कोई भी फल फ्रूट है, मेज कुर्सी है, पेड़ पौधा है, सब पे कोरोना शायद बैठा हुआ है और वो हमको खा जाएगा। फल फ्रूट के जो कोरोना बैठते हैं उससे किसी को कोरोना नहीं अक्सर होता है। सिर्फ ये कि अगर बेचने वाला देखिए बेचने वाला अगर उसी फल फ्रूट पे खांस रहा है उसको कोरोना है तो उससे आ जाएगा।
क्योंकि जो कोरोना वायरस है ये एक वायरस बड़ा कमजोर वायरस होता है एक तरह से जी, और उसका ना एक कंबल होता है जिसको हम एनवलप कहते हैं जी, और उसकी वजह से वो कुछ घंटे या 1-2 दिन रहता है, कुछ घंटे के बाद वो कमजोर पड़ जाता है। तो आप अगर फल फ्रूट सब्जी खरीद रहे हैं जी, वो भी वहां रखी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखिए कि कोई उसके ऊपर नहीं खास रहा है या जब आपको दे रहा है आपके ऊपर नहीं खास रहा। अब उसको साफ कैसे करें? अगर आप घर पे लाके उसे या घर पे जैसे डिलीवर होता है पानी से साफ कर लेंगे जी, तो वो सब वहां पे साफ हो जाता है। तो पहले तो आप उसे रख सकते हैं, आलू प्याज तो रख सकते हैं, जी। उसमें अपने आप ही 2-4 घंटे नहीं तो अगले दिन तक वो ठीक हो जाएगा। और अगर फल फ्रूट वाली बात है उसको आप साफ कर लीजिए पानी से, कोई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि कोई इस पे खास नहीं रहा है। जैसे जी। मैंने कहा कोरोना ग्रस्त जो है व्यक्ति, जो सेलर भी हो सकता है, बेचने वाला भी हो सकता है या कोई दूसरा खरीदार भी हो सकता है। बिल्कुल, तो जैसा कि डॉक्टर नरेश आपने बताया कि अगर हम किसी फल या सब्जी या कोई ऐसी चीज है उसे अगर हम पानी से धो लेते हैं, अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं तो उस पे कोरोना का प्रभाव नहीं होता है। और एक चीज और है जी, जो लोग डील कर रहे हैं, मान लीजिए आपने ज्यादा, आप शायद डील भी कर सकते हैं कोई लोग जी। ज्यादा फल फ्रूट ले रहे हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके बाद जो है ना साबुन पानी से अपना हाथ मुंह जरूर धो लें। साबुन जो है ना जी, सिद्धार्थ जी, साबुन जो है कोरोना वायरस के लिए पॉइजन है, वो उसको झेल नहीं पाता है, एक मिनट के लिए नहीं झेल पाता है। तो सबसे अच्छा हमारे पास जो सैनिटाइजर है जी, साबुन है। सैनिटाइजर से भी अच्छा अस्त्र जो है वो हमारे पास साबुन पानी है जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने कि साबुन से हाथ धोना बहुत प्रभावी है। और जैसा कि बीच बीच में हाथ धोने का ढंग बताते रहते हैं, 20 सेकंड तक आप हाथ धोते रहिए अच्छी तरह से अपनी उंगलियों के अंदर चारों तरफ। और डॉक्टर साहब अब हम रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां से हमारी फोन कॉल की प्रतीक्षा कर रहे हैं राजेश नीमा। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी सर्वप्रथम तो स्वतंत्रता दिवस की आकाशवाणी परिवार और आदरणीय डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी नीमा जी, आपको भी आकाशवाणी की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। जी राजेश नेमा सिंहपुर बड़ा से बोल रहा हूं और मेरा प्रश्न ये है कि क्या कोरोना वायरस आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकता है? जी डॉक्टर नरेश, क्या कोरोना वायरस आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकता है? जी देखिए, कोरोना वायरस जब शरीर में होता है तो किसी भी अंग को पहुंचा सकता है। जहां तक आंख की बात है, आंख का लाल हो जाना एक उसका निशान होता है, सिम्टम होता है, जो कि कई लोगों में देखा गया है। तो वो आंखों को अंदर भी आ सकता है। और जैसे ये लाल वाली बात है, वो स्किन पे भी रेड हो सकता है, आंख में भी रेड हो सकता है, और जब दिमाग पे वो असर करता है तो भी आंख पे और अलग से भी असर कर सकता है। और इसमें आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आंखों में, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे मुंह या नाक से ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो आंख के द्वारा भी क्या ये प्रवेश कर सकता है? देखिए, म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ पे होती है वहाँ वो कर सकता है, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक ही दिक्कत आती है कि शरीर के अंदर एक तो होता है ना कि जहाँ गेट है वहीं से प्रवेश कर सकता है। देखिए, टोल गेट है तो वहीं से जा सकता है ना, जहाँ घर बने हैं उसको तोड़ के नहीं जाएगा। तो जो गेट है वो आंख इसमें आता है, लेकिन एक ही उसमें दिक्कत आती है कि जो प्रवेश करेगा उसको ना टोल पार करने के लिए एक परमिट चाहिए जी, और वो रिसेप्टर जो है वो टोल वाला देता है, वो वायरस के पास नहीं होता है, कोविड के पास। तो अगर वो वायरस के पास है तो वो पार कर सकता है। आंखों में जो खून की धमनियां होती हैं जी, उनके अंदर वो रिसेप्टर होता है परमिशन का। तो टेक्निकली वहां से अगर वो आंख लाल है या फुली हुई है तो वहां से वो अंदर प्रवेश पा सकता है, क्योंकि आंखों के जो खून में वो मिल सकता है। और डॉक्टर नरेश, ऐसा केमिस्ट के यहाँ भी हम अक्सर देखते हैं कि वहाँ पे कोरोना गॉगल करके मिलता है, तो वो कितना प्रभावी है इसका बचाव करने में? देखिए, कोरोना गॉगल जो है, जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर लोग होते हैं, जो सीरियस मरीज हो जाता है और आईसीयू में दाखिल होता है तो हम सक्शन करते हैं, उसमें काफी जनरेट होता है जी। वहां पे डेंटल सर्जन होते हैं, दांत वाले होते हैं,
उसमें बहुत जनरेट होता है। वहां पे गॉगल्स और इन सब का बहुत जरूरी होती है। लेकिन पब्लिक के लिए कहना ये ऐसा हो जाएगा जैसे हम कहें कि पीपीई किट पब्लिक के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पब्लिक के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसको झेलना पब्लिक के लिए मुमकिन नहीं है। अपनी लाइफ आप और मुश्किल कर देंगे। जैसे एक आपने पहले सवाल उठाया था कि N95 है, वो पब्लिक को लगाना मुश्किल है, पीपीई लगाना मुश्किल है। गॉगल से लगाने से जो फायदा है वो इतना नहीं है पब्लिक को कि वो इसमें इस्तेमाल करने की सोचे। जी बिल्कुल, आपने सही जानकारी दी डॉक्टर साहब। और अब हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, महिपाल तोमर जी। महिपाल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कितने आंकड़े हैं, क्या ये भी उपलब्ध हैं? महिपाल जी अपना सवाल पूछिए दोबारा से। जी महिपाल जी अपना सवाल पूछिए। महिपाल जी क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। जी अपना सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है जी, रूरल और अर्बन एरियाज में कितने कितने आंकड़े हैं जी अलग अलग? जी डॉक्टर नरेश ये जानना चाहते हैं कि जो कोरोना का प्रसार है, अगर हम देखें तो शहरी क्षेत्रों में और जो ग्रामीण क्षेत्रों में, तो किस तरह के अनुपात में या किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि जो कोरोना वायरस है वो गांव और शहर को नहीं देखता है जी। तो जहां पे भी आप देखेंगे वहां पे फैलने की उसकी अगर क्षमता है तो फैलेगा। क्षमता कैसे आती है? क्षमता आती है 3-4 चीजों से। गांव में और शहर में फर्क ये आ जाता है कि अक्सर जो शहर होते हैं वो क्राउडेड होते हैं जी, बहुत भीड़ भड़ाके वाले होते हैं, और वो चीज जो है कोरोना को बहुत पसंद आती है। तो आप देखेंगे जितनी आउटब्रेक हुई है, जितने हमारे जो केस बढ़ रहे हैं जी, उसमें सबसे ज्यादा केस का जो हमारा प्रकोप आता है वो क्राउडेड शहरों से आता है। दिल्ली हो, मुंबई हो, पुणे हो, आप कोई भी देख लीजिए। और जो गांव होते हैं वो खुले होते हैं, तो उसमें जो है हवा का आवागमन रहता है, वेंटिलेशन रहता है। ऐसी जगह पे कोरोना कम ग्रस्त करता है। लेकिन अगर उसी जगह पे भीड़ लग जाए, मेला लग जाए, शादी हो जाए या कोई गैदरिंग हो जाए या चाहे रिलीजियस हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस भीड़ में, और खास तौर से जब वो भीड़ ऐसी होती है कि इतने सारे लोग होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती है, वेंटिलेशन भी पूरा नहीं रह पाता है, तो वहां पे भी वो आता है। तो ये जो केसेस उभर के आते हैं, ये एक क्या कहते हैं गुच्छे की तरह से, वो शहर में भी आते हैं और गांव में भी आते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाएगा कि गांव में अगर लोग दूर दूर रहते हैं, हवा पानी अच्छा है और वेंटिलेशन अच्छा है, तो वहां पे थोड़ा चांस होने का कम होता है, जब बनिस्पत की लोग भीड़ भड़ाके में ना जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो उसमें कम चांस होता है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर नरेश, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक सीरो सर्वेज हुए हैं जिसमें देखा जाता है कि कितना कितना मरीज को, मतलब कितना कितना लोगों को कोरोना ग्रस्त कर चुका है। जी, दिल्ली में भी हुए, बहुत जल्दी से चाहेंगे जवाब क्योंकि समय बहुत कम है। उड़ीसा में भी है। उसमें ये देखा गया है कि 90% जो मरीज हैं उनको कोई तकलीफ नहीं थी। जी, मतलब 10 में से 9 मरीज जिसको कोरोना होता है उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी दूसरे को तकलीफ दे कोरोना फैला सकता है। जी, इसलिए जो सारी की सारी आपको गाइडेंस दी जाती है सरकार द्वारा, उसका आप पालन करें। जी डॉक्टर नरेश, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। नमस्कार श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, और जब भी मेरा ख्याल आए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नरेश गुप्ता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप
न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।